स्टार्ट। वर्ष 1880 में कर्मचारियों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि उस समय काम के औसत घंटे प्रतिदिन 12 से अधिक थे। उनकी मांगें मान ली गई, लेकिन करीब 100 साल बाद आज मांग की जा रही है कि 4 दिन के कामकाजी सप्ताह की। जापान अपनी अर्थव्यवस्था के दिशा निर्देशों में इसकी सिफारिश कर रहा है। आइसलैंड ने इससे संबंधित एक ट्रायल किया जो कामयाब रहा। पैरा। स्पेन भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। सप्ताह में कामकाजी दिन घटाने की मांग महामारी से पहले ही की जा रही है, लेकिन कोविड-19 के बाद जिस तरह से ऑफिस का महत्व घटा है, इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी है, या कहना चाहिए यह आवश्यक हो गया है। कंपनियों को एहसास हो गया है कि लचीली नीतियों से कर्मचारियों को आकर्षित करना आसान है, और कर्मचारियों ने साबित कर दिया है कि वे बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। पैरा। अब भी हम कार्यप्रणाली के स्वरूप की संकीर्ण सोच लेकर चल रहे हैं। हालांकि कंपनियां, एक्टिविस्ट और कर्मचारी सभी वर्क वीक को छोटा करने के पक्षधर हैं, लेकिन वे कार्य के पुराने प्रारूप के दायरे में ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि हम कम कार्य दिवसों में भी पूरा काम कर सकते हैं, बल्कि हमारी उत्पादकता और ज़्यादा हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट जापान ने भी तो ऐसा करके उत्पादकता में 40% की वृद्धि हासिल की है। अनावश्यक बैठकें न करके गैर कामकाजी जीवन से कोई व्यवधान न होने के कामकाजी प्रारूप में जब 3 दिन का सप्ताहांत मिलेगा, तो हम काम के लिए सोमवार को अधिक तरोताजा व स्फूर्तिवान होकर लौटेंगे। इस बारे में सोचने के लिए ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम कम घंटे में काम करके हम स्वयं को बेहतर कर्मचारी साबित कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि हम अपने आप में अधिक संपूर्ण बना सकेंगे। पैरा। ट्विटर पर जब मैंने लोगों की राय मांगी कि वे क्या पसंद करेंगे, 1 माह की छुट्टियां या 4 दिन का वर्क वीक, 500 ने जवाब दिया, और करीब 85% ऐसे थे जो छोटा वर्क वीक चाहते थे। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि 4 दिन के वर्क वीक से उन्हें ऐसे काम करने के लिए अधिक समय मिल पाएगा जो उन्हें खुद के लिए करीब लाएंगे। कुछ लोग अतिरिक्त समय का उपयोग ऐसा कौशल सीखने में करना चाहते हैं जो उनका जीवन और निखार सके, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई कलाकृति बनाना। कुछ अन्य ने कहा कि वे छुट्टी के इस अतिरिक्त दिन का उपयोग परिवार व मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में करेंगे। कुछ ने इस समय को म्यूजियम घूमने जैसी रुचिकर गतिविधियों में लगाने की बात कही। पैरा। ये गतिविधियां भले ही आर्थिक उत्पादकता न बढ़ाएं, लेकिन मानव मूल्य बढ़ाने वाली जरूर सिद्ध होंगी। ऐसा मानव जो अपनों से जुड़ा हो,
और एक समुदाय का सदस्य होने का आनंद ले सकें। ये ही बातें एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। समय के अभाव में हम संबंधों को सही तरह से नहीं निभा पाते। दशकों से अमेरिका में सफलता का पैमाना है। आर्थिक तरक्की और लोगों का आकलन इस आधार पर होता है कि उनकी उत्पादकता क्या है। खास तौर पर उच्च वर्ग में मानव जीवन व्यवसाय केंद्रित हो गया है, जिसे सीधे सीधे स्टेटस से जोड़ दिया गया है। हमें कठोर परिश्रम की अपनी क्षमता पर गर्व है। यद्यपि उत्पादकता के जो लाभ हमने कमाए हैं वे व्यक्तिगत नहीं है। 4 दिन के वर्क वीक की मांग इसलिए है क्योंकि हमारे पास वक्त बिताने के लिए ऐसी चीजें हैं जो मूल्यवान है और जिनकी कद्र की जानी चाहिए। आर्थिक लाभ की तरह हमें उन चीजों के लिए भी स्पष्ट रूप से बात रखने की जरूरत है। स्टॉप। शिक्षा का अधिकार मोटी फीस के चक्रव्यूह में फंस गया है। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं है और निजी में ऊंची फीस। ऐसे में अभिभावक जाएं तो कहाँ? देश के लगभग सभी राज्यों में निजी स्कूलों और पालकों के बीच द्वंद्व व विवाद जारी है। राजस्थान में माता पिता बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी में ले जाना चाहते हैं, पर कोरोना काल की बकाया फीस के बगैर निजी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। वहीं इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बगैर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के भी सरकारी स्कूलों में प्रवेश दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति गंभीर है क्योंकि सरकारी स्कूल दुर्दशा का शिकार है। ऐसे में अभिभावक निजी स्कूलों से फीस माफ या कम करवाने की जंग लड़ रहे हैं। पैरा कहने को शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया है, मगर वर्तमान काल में यह अधिकार बच्चों को दिला पाना कठिनतम हो गया है। फिर से मध्य प्रदेश की बात करें तो पता चलता है कि इस सत्र में आरटीई की लॉटरी में 1,43,000 सीटें खाली रह गई। अन्य राज्यों में भी बहुत स्थिति खराब या अच्छी नहीं है। इन सब परिस्थितियों से ये तो जाहिर है कि दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों में सरकारी शिक्षा की हालात में बीते दशकों में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। प्रतीत होता है कि कमजोर नीतियों से धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था को कमजोर किया गया और निजी पर निर्भरता बढ़ती चली गई। अफसोसजनक यह भी है कि निजी स्कूलों में भी बहुत कम प्रतिशत ही ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का स्तर बेहतर है। गांव-गांव और गली-गली में कुकुरमुत्ते जैसे उग आए। निजी स्कूलों में न तो प्रशिक्षित शिक्षक है, न ही कोई सुदृढ़ आधारभूत ढांचा। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बच्चों के भविष्य पर लगता जा रहा है। वे क्या पढ़ रहे हैं और क्या गढ़ेंगे, ये कोई नहीं जानता। वक्त की जरूरत है
कि नई शिक्षा नीति के साथ विद्यालयों का कायाकल्प किया जाए। यह सुनिश्चित करना ही होगा कि नए दौर की शिक्षा हर बच्चे को सुलभ हो। राज्यों को भी शिक्षा बजट का गहराई से विश्लेषण करना होगा। पैरा, सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस नए दौर में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे और सभी को अच्छी शिक्षा सुलभ हो। यह भी देखना अनिवार्य है कि जब भी स्कूल खुलें, बच्चों को घर के पास ही बेहतर सरकारी स्कूल का विकल्प मिले ताकि वे अपना परिवार का, समाज का और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। सरकारों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा माहौल बनाएं जिसमें सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास और आकर्षण बढ़े। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।